Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Bus Foundation classes. So, dear students, today we are going to discuss the first chapter of Term 2, Class 8, Political Science, Constitution of India. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बनाया गया, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है। और लास्ट पर हम उन क्वेश्चंस पर भी एक जल्दी एक नजर दोहराएंगे जो क्वेश्चंस हमसे एक्सपेक्टेड पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को, ठीक है, किसे, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कोशिश करेंगे डिफाइन करने की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो लेट वी डिस्कस ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डिफिनेशन हमें सबसे पहले बताई गई है। अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली रूल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है अगर हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, इट इज द रूल, ठीक है, रूल बुक ऑफ कंट्री, रूल बुक ऑफ कंट्री, एक कंट्री की जो रूल बुक है, रूल बुक ऑफ कंट्री, नंबर वन। नंबर टू, इट इज बेसिकली बंडल ऑफ लॉज, एक बंडल ऑफ लॉज भी हम कह सकते हैं। नंबर टू, हम कलेक्शन ऑफ लॉज भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ लॉज, हाँ, कि बहुत सारे लॉज, तरीके क्या है हमारे, हाँ, उन तरीकों को हम बाज़ाब्ता तौर पर जमा करते हैं, एक किताब की सूरत देते हैं, या किताब ही नहीं, हम उन्हें एक फ्रेमवर्क की सूरत में सामने लाते हैं और उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। उर्दू में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड आया है आइन। ठीक, जरा अब वापस आते हैं, देखते हैं क्या क्या डेफिनेशन है। तो कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बुनियादी जो उसूल होंगे, बुनियादी जो उसूल होंगे आपके, उनको डिस्क्राइब किया गया। और स्टेट, एक गवर्नमेंट कैसे चलेगी, किस तरीके से चलेगी, एक स्टेट कैसे चलेगी, एक पॉलिटिकल यूनिट, क्योंकि हमने जब स्टेट कहा तो मैंने इससे पहले भी कहा था, स्टेट क्या है मेरा बेटा, स्टेट इज नथिंग, स्टेट इज अ पॉलिटिकल यूनिट, पॉलिटिकल यूनिट, स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है। जब स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है तो इसके अंदर क्या होगी, सोवर्निटी होगी। इस सोवर्निटी को बचाने के लिए, इस खुदमुख्तारी को बचाने के लिए, इस राइट टू अथॉरिटी को बचाने के लिए आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आप कैसे चलोगे। जबकि हम नेचर की बात जब कॉन्स्टिट्यूशन की करेंगे तो हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, हाँ, जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स है, हाँ, यूनिवर्सलिटी है, और हर एक स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। याद रखिएगा, हर एक स्टेट, वो किस भी तरह की स्टेट हो, उसके पास अपना एक कानून होगा। और जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटन होगा या तो बेटा अनरिटन होगा। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी हो सकता है। आप देख सकते हो, हमने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अनरिटन। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी हो सकता है। यानी ये लिखित भी हो सकता है, ठीक है, ये बिना लिखे भी हो सकता है। चलिए आगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन है, दुनिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज अनरिटन, वहीं पर हम देखेंगे ना, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखित नहीं है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। हम कहते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जब हम जानने की कोशिश करते हैं, हम नेचर की बात करते हैं, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक चीजों की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर की बात करते हैं, फंक्शंस, नीड्स इसकी क्या है, ठीक है, इसकी जरूरत क्या है। तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। जब हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, हर स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और हमने इसीलिए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कैसे काम करता है, अकॉर्डिंग टू विशेस एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल, लोगों की जरूरत के हिसाब से, लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, हाँ, वहां पर एक स्टेट में क्या होना चाहिए, एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, फैसिलिटीज कौन होनी चाहिए, राइट्स कौन से होने चाहिए, क्या उसूल होने चाहिए, अगर कोई खता करता है तो उसके ऊपर सजा कैसी होनी चाहिए, हाँ, लोगों के बुनियादी हुकूक कैसे काम करेंगे, हर एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंदर रखता है। हर एक की जरूरत के हिसाब से, रिजर्वेशन हो, वुमन राइट्स हो, जेंडर के
मुतलिक हो, रेन्यूमरेशन हो, हर एक चीज पर कॉन्स्टिट्यूशन बात करेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे ना, और पीस कैसे आए, अमन कैसे आपके स्टेट में आए, उस चीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंदर संभालता है। वही बात हमने यहाँ पर लिखी, इक्वल फैसिलिटीज, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट, क्योंकि ये फंक्शंस हमने कहा ना इंपॉर्टेंट इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में कुछ फंक्शंस के लिए, कुछ काम के लिए। क्या द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो पहला होगा वो होगा फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द सोसाइटी। बेसिक रूल किस पर काम होंगे कि एक विद इन द सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैसी सारी चीजें मिलकर काम करेंगी, रिलीजन एक एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा, पॉलिटिक्स के एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, हर एक चीज पर एक निगाह से देखा जाएगा कि कौन कैसे काम करेगा। नंबर 2 जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसके फंक्शंस देखते हैं, हम कहते हैं Who has the power make decisions। अच्छा, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखिएगा। पावर शेयरिंग यानी एक तो फेडरल, अगर इंडियन सिस्टम में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कैसे, तो फेडरलिज्म में देखते हैं। अगर बेटा आप देखोगे पावर शेयरिंग याद रखिएगा, ठीक है, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन। पहले दो फंक्शंस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि हमारे समाज में कौन कहां पर कैसे फैसला लेगा, इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम में वो काम भी कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। और तीसरा बड़ा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करेगा बच्चा, ये लिमिट करेगा द पावर। वरना अगर पावर को लिमिट नहीं किया गया ना, तो पावर लिमिटलेस रहेगा, जिसकी वजह से तबाहियां होंगी, ठीक है, किलिंग्स होगी, अमन नहीं रहेगा। हर एक को उसके कानून, उसके हिसाब से लिमिट किया जाएगा पावर उसको। द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, जो गवर्नमेंट को क्या बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड टू क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट एंड एन इक्विटेबल सोसाइटी। सिंपल हम कहेंगे एक इक्वल सोसाइटी, एक इक्विटेबल सोसाइटी के लिए, एक इक्विटेबल सोसाइटी के लिए, एक जैसापन, समाज में एकता बनाने के लिए एक सोसाइटी काम करती है। कंडीशंस के लिए काम, वैसे कंडीशंस क्रिएट करना कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम है। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया, इसकी मेकिंग में क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का जिक्र करना होगा, बी आर अम्बेडकर का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर के साथ साथ अगर हम देखेंगे कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया गया। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि हु मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम बेटा बताएंगे हु मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, हम बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कितने दिनों में बनाया, 2 साल और 2 साल लगे, और कितने लगे, 11 महीने लगे, 18 दिन लगे, ठीक है, इसको बनाने में। आप जरा खुद देखिएगा बेटा, ठीक है, लेट वी सी। तो कहा गया है ना, एक्चुअली द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि इसकी डिमांड कब उठी, तो 1935 में इसकी सबसे पहले डिमांड आई थी। जिसने इसके लिए एक बात सामने रखी थी वो थी बेटा एम एन रॉय नामी शख्स ने। उससे पहले मैंने ऊपर लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल, 2 साल और 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। एम एन रॉय ने सबसे पहले बेटा, कांग्रेस ने सबसे पहले राय रखी थी कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। उसके बाद जब आप देखोगे फिर ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर अगस्त प्रपोजल 1946 के जरिए इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स बाय प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स में, ठीक है, प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स के जरिए लीडर सामने आए। और फिर प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान आप देखिएगा, प्रोविजनल लेजिस्लेचर सामने आया, कैबिनेट मिशन प्लान, एक कैबिनेट होगा, ठीक है। आप जरा बेटा देखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान फिर सामने आया, ठीक, कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए यानी बाज़ाब्ता तौर पर एक असेंबली का क्रिएशन हो। अगर मैं सिंपल इस लाइन के जरिए बताने की कोशिश करूंगा इस लेवल पर कि एक बाज़ाब्ता तौर पर एक असेंबली का गठन हुआ, यानी प्रोविजनल इलेक्शन से मेंबर्स चुने गए, वो मेंबर्स पार्लियामेंट तक आए और एक असेंबली बनी। उस असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन, उस असेंबली के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन पहले सामने लाया। फिर हर एक क्लास, हर एक सेक्शन डिस्कस हुआ पार्लियामेंट में, उस पर बाज़ाब्ता
तौर पर वोटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, हर एक लाइन, हर एक कॉर्नर, हर एक अमेंडमेंट, हर एक चीज को देखा गया, हर एक आर्टिकल को पहले डिस्कस किया गया फिर ऐड किया गया। इसीलिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, हम नहीं कहेंगे 2 दिन में ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, आप जरा बेटा देखिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड कितनी थी, 380 मेंबर्स की थी। उसमें अगर आप देखोगे 292 वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंसेस। हाँ, कितने प्रोविंसेस थे उस वक्त? 11 प्रोविंसेस थे। ठीक है, 11 प्रोविंसेस थे। उन प्रोविंसेस को 298 मेंबर्स प्रोविंसेस से आए और 93 नॉमिनेट किए गए प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, और 4 मेंबर जो थे ना वो चीफ कमिश्नर एरिया से नॉमिनेट किए गए। आप जरा देखिएगा, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना वो दिसंबर 9 1946 को, ठीक है, आप देखिए द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 1946 व्हिच वाज बायकॉटेड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने पहला सेशन जो हुआ था असेंबली का उसको बायकॉट किया। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड थी मुस्लिम लीग की तरफ से, सो दैट वाई दे बेसिकली बायकॉटेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और क्योंकि उन्होंने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखी थी, किनके लिए? मुसलमानों के लिए, जिसे हम कहेंगे फिर बाद में पाकिस्तान का वजूद आया। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने, आप याद रखिएगा बेटा, जिसे हमने कहा है हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर को, हाँ, क्या रखा गया? और हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे अडॉप्ट कर दिया। और फिर कहा गया जैन 20 1947 को, ठीक है, इट बिकम्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन जैन 22 1947 व्हिच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रेम्बल। और फिर आप देखिए यही हिस्सा फिर प्रेम्बल की सूरत में हमें देखने को मिला। ठीक है, और फिर आप देखिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग असेंबली अपॉइंटेड 22 कमिटीज। और बेटा आप खुद देखिए 22 कमिटीज का वजूद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट, हाँ, जो द मोस्ट वाज द 7 मेंबर इन इस कमिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे B.R. अंबेडकर, और ये सेट हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, यानी इन कमिटीज का गठन क्यों हुआ? ताकि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बने या रोमा बने। ठीक है, एक बेहतरीन चीज सामने बनकर आए। चलिए आगे जब हम देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? फाइनलाइज किया ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में फेब 1948 को, और द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पासेस बाय द असेंबली ऑन नवंबर 26 1949। ठीक है, आप चेक फिर से एक बार बेटा देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनलाइज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है, फेब 1948 को, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया कब? 9 नवंबर 26 1949 को, और सिग्नेचर इस पर कितने? 284 मेंबर्स के सामने आए। और आप देखिए फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जन 1950। 26 जन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वजूद में आया। क्यों 26 जैन को ही याद रखिएगा? क्यों? वजह क्या थी? बेसिकली इसके पीछे था लाहौर सेशन ऑफ 1929 जिसमें तय पाया गया था, जो दिसंबर सेशन हुआ था लाहौर का, ठीक है, उसमें तय पाया गया था कि अगले साल यानी 1926 जनवरी 1926 जन 1930 को हम क्या बनाएंगे? इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे। तो उस लेगेसी को जिंदा रखने के लिए, उस लेगेसी को यादगार रखने के लिए क्या किया गया? 26 जनवरी 1930 को चुना गया। दैट वाई 26 जनवरी 1950 को, यानी इस 26 जनवरी को, जिसे आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया गया ताकि 26 जनवरी लोग कभी भूले ना। चलिए आगे ठीक है, अब जरा देखेंगे मेन फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है। रिटन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ी बात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिटन में है। हाँ, और अगर आप देखोगे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल, और बेटा उसके बाद आप देखोगे अब ये 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल, और इसके बाद भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप देखिए बेटा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और
इसके जो बेस प्रिंसिपल्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस प्रिंसिपल्स है वो प्रेम्बल में लिखे हैं। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेट है, रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब इसका हेड वो चुना हुआ, हेड ऑफ द स्टेट चुना हुआ। इलेक्शन के जरिए इंडिया का अगर हम देखेंगे ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कैसे चुना जाता है, वो चुना जाता है इलेक्शंस के जरिए। दैट इज द डेमोक्रेटिक नेचर। सेक्युलर का मतलब रिलीजन, गवर्नमेंट हैज नो राइट टू इंटरफियर इन द रिलीजन। इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर आप देखोगे सरकारी सतह की कंपनीज है, गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट मेक्ड, गवर्नमेंट स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है। और सोवरेन का मतलब किसी दूसरे को हमारे फैसलों में, हमारे मैटर्स में, दूसरी कंट्री को हमारे इंटरिम अफेयर्स में उतरने की इजाजत नहीं है। ये सारी चीजें बेटा दिखाई गई है, ये सारी चीजें पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है। दैट वाई वी से इट इज द फीचर, इट इज अमंगस्ट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फीचर्स में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जरा आगे चलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोवरेन भी है, ठीक है, रिपब्लिक भी है। और आप देखिए, बट लेटर इन 1976 द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर को बेटा आगे जाकर कब डिक्लेयर किया गया। सोवरेन पहले ही था, बट सोशलिस्ट और सेक्युलर को 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब? 19, इन दो वर्ड्स को, किस किस को, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट और सेक्युलर को 1976 में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के जरिए। यानी जब 42वीं बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, जब 42वीं बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, तो उस वक्त इसे शामिल किया गया था। नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब आप देखोगे इंडिया में पार्लियामेंट के अगर हम देखेंगे तो मेजरली 3 हिस्सों में हम पार्लियामेंट को बांट सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को हम, इंडियन पार्लियामेंट जो है एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इंडियन पार्लियामेंट को हम कितने हिस्सों में, इंडियन पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये पार्लियामेंट 3 चीजों से बनता है। ठीक है, इसके 3 हिस्से हम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सबसे ही इंपॉर्टेंट हिस्सा प्रेसिडेंट सर के ऊपर बनेगा। फिर प्रेसिडेंट से आगे अगर हम चलेंगे तो फिर राज्यसभा बनेगा। ठीक है, राज्यसभा। ठीक, फिर आगे जाकर बेटा लोकसभा बनेगा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा से ही हमारे पास क्या आएंगे, लोकसभा से ही हमारे पास पीएम आएगा, लोकसभा से ही हमारे पास कैबिनेट आएगी। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर आएगी, और लोकसभा से ही हमारे पास रूलिंग पार्टी आएगी। रूलिंग पार्टी याद रखिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास लोकसभा से आएगी। और लोकसभा कैसे आती है, जनरल इलेक्शंस के जरिए। जनरल इलेक्शंस, जहां पर भी इलेक्शन होंगे, लोगों की चुनी हुई सरकार होगी, तो डेमोक्रेटिक। और बेटा राज्यसभा हमेशा रहती है, और राज्यसभा का ओपिनियन जरूरी है। 245 मेंबर्स होते हैं इसमें। और इसमें कितने होते हैं, याद रखिएगा, कितने मेंबर्स होते हैं शाबाश लोकसभा में, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, 5, चलो मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, 540, शाबाश 543 मेंबर्स प्रेजेंटली है। यानी इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। तो आगे आप देखिए, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, इसीलिए हमने कहा कि जब आप देखोगे। और सबसे बड़ी बात फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, फेडरलिज्म देखने को आपको मिलेगा। इंडिया में क्या है, वहां पर आप देखोगे डिवीजन ऑफ पावर आपको मिलेगा, यानी एक स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट आपको मिलेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको मिलेगी, और जुडिशियल रिव्यू यानी किसी भी कानून पर कोर्ट अपना रिव्यू ले सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब कि इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है। हाँ, और उन ऑर्गन्स में इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कौन करेगा, हु विल अप्लाई, हु विल लुक आफ्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आजाद जुडिशरी। ठीक है, कोसी रिजिड, कोसी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे, ये कुछ जगहों पर फ्लेक्सिबल है, कुछ जगहों पर आपको बड़ी टफ मिलेगी। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स अमेंड हो सकते हैं, कुछ अमेंड नहीं हो सकते, कुछ में मेजॉरिटी ऑफ हाउस की जरूरत होती है। ठीक है, उसी को कहा गया क्यूसी रिजिड, क्यूसी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे चलेंगे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर हम उसे कहते हैं, ऐसे पार्लियामेंट को कहेंगे जहां पर आपके पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होंगे। तो हम इसीलिए
लिए कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो खूबसूरती रखी है वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सिंगल सिटीजनशिप थ्रू आउट इंडिया, स्टेट्स कितनी भी है, यूनियन टेरिटरीज कितनी भी है, बट एक सिंगल सिटीजनशिप आपको मिलेगी, यानी आपको स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप नहीं लेनी होगी, सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप नहीं लेनी होगी। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्टहुड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, राइट टू वोट। आप देख सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। 18 साल का होते ही आपको हुकूमत बनाने के पावर्स आपके हाथ में होंगे। रूल ऑफ लॉ, और याद रखिएगा एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट वी कम टू द नेक्स्ट। अब जरा फंडामेंटल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या बनेगा, फंडामेंटल राइट्स। ये क्या कहां पे आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहां से कहां मिलेगा, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है, और याद रखिएगा जैसे कि कहा गया यहाँ पर देयर वियर 7, और पहले आप देखोगे ना तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, और फिर 1978 में एक फंडामेंटल राइट खत्म किया जाता है और कितने रहते हैं, 6। तो प्रेजेंटली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है बच्चा, हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए रखे गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये वाले हिस्से को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, क्योंकि इसका सहारा लेकर आप कुछ भी कर सकते हो, इसी का सहारा है कि अभी तक इंडिया में सेक्युलरिज्म मौजूद है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक जाता है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24 चला जाता है, राइट टू फ्रीडम बेटा 25 से 28 तक चला जाता है, राइट टू कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 से 30 तक चला जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 आता है, और 31 को निकाल दिया गया था बाहर, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, चले आगे। और जब भी हम जरा देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड आल्सो द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो भी अच्छाई थी वो हमने लाई, चाहे वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन था, हाँ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास क्या आया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन या बेटा जिसे हम कहते हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया फंडामेंटल राइट्स। क्या आया बच्चा, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में कौन सा, बिल ऑफ, वहां पर इसे कहते थे बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स से हमारे पास आया फंडामेंटल राइट्स। अब जरा हम देखेंगे बहुत सारी चीजें जो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लाई, क्योंकि उसमें क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया इज यूनिक, क्योंकि एक बिल्कुल अलग है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है इंडिया, तो इसके लिए जरूरी था कि आपको दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो अच्छाई है चीज वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लानी बहुत जरूरी थी। ठीक है, वो आप देखोगे किस किस कंट्री में क्या अच्छाई है वहां से उस आपने उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो डाल दी। ठीक है, अब वही नहीं, एग्जैक्ट नहीं, उस जैसा। तो आप देखिए आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, रिमेंबर दिस थिंग, कहां से क्या आया। जो डीपली पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए बहुत कुछ इस लेक्चर में है, स्पेशली इस वाले सेशन में क्या जरा देखेंगे, आइडियल ऑफ सोशल, आइडियल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आइडियल्स यानी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कहां से लाया गया, रशियन रेवोल्यूशन 1917 से ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फर्टिनिटी, ये कहां से लाया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे मैनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, द मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, द मैनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मैनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1935 एक्ट को कहा जाता था मैनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी एक रहनुमा बना, ये भी एक रास्ता बना, ये भी एक पाथ बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। हाँ, इसके बगैर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ जरूर है। ऑस्ट्रेलियन से भी, कैनेडियन से भी है, साउथ से भी, मैंने अभी अमेरिका का आपको एग्जाम्पल दिया, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया गया है। चलिए अब
अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे हमारे पास यहाँ पर आपको बताया जाएगा डिफाइन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑलरेडी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया, ठीक है। मैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने लाऊंगा। इन लार्ज सोसाइटीज, यानी हमने एक बिल्कुल ब्रीफ आंसर दिया है। द रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड। जहां सोसाइटी को चलाने के लिए जो हम रूल्स बनाते हैं, ठीक है, उन रूल्स को ही हमने याद रखेगा। उन रूल्स को बाज़ाब्ता तौर पर जब हम जब हम जमा करते हैं, लोगों की मर्जी से वो रूल्स बनती है। और सोसाइटी को चलाने के लिए जरूरी है लॉ का होना। और लॉ को जब हम जमा करते हैं एक से एक, जैसे कहते हैं ना, एक ग्रुप फॉर्म में जमा करते हैं, तो उसी को बेटा हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनार्की क्या होती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, फाइनल अथॉरिटी जो अपने हाथों में रखे, जैसे किंग। हाँ, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बी आर अम्बेडकर बाबा साहेब। हाँ, टर्म स्टेट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले कहा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो सोवर्निटी और डिफाइंड टेरिटरी की बुनियाद पर हो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होगा। मैंने पहले ही कहा, जहां पर एक या उससे ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट मौजूद हो, मोर देन वन लेवल, जहां पर एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट मौजूद हो, तो इसे फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म कहते हैं। हाँ, अच्छा, मुझे बताइए सेक्युलर, जहां पर गवर्नमेंट इंटरफियर रिलीजन में नहीं करेगी, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सेक्युलर स्टेट कहेंगे। ऐसे स्टेट को हम सेक्युलर स्टेट कहेंगे। अच्छा, डेमोक्रेटिक फॉर्म क्या कहेंगे, जहां पर गवर्नमेंट, जहां पर लीडर्स बनाए जाते हैं और जहां पर पावर एक्सरसाइज होता है, बट चुने हुए लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं और पावर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। या व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हमने अभी कहा 18 साल का, जेंडर विद एक्सेप्ट एनी जेंडर, मेल फीमेल, आप देख सकते हो हमने ये आंसर लिखा है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मींस दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट। ऑल एडल्ट, आप एडल्ट के लिए कोई क्राइटेरिया होगा, वो है 18 साल, 18 ईयर्स। हाँ, 18 ईयर्स का कोई भी हो जाए, ठीक है, तो उसे हक मिलता है। अच्छा, क्या कहा शेड्यूल कास्ट के बारे में, बी आर अम्बेडकर का कहना क्या था, ठीक है। व्हाट डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट अबाउट द शेड्यूल, तो सीधा है ना, ही स्टेटेड ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट, उसने शेड्यूल कास्ट, हाँ, और उसने सबसे पहले बेटा राइट टू इक्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, कास्टिज्म को खत्म करने के लिए काफी था, ठीक है। और कास्ट हिंदू ऑफिसर्स, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये दो लॉज काफी थे इस चीज को खत्म करने के लिए। फिर जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया वो तो और भी ज्यादा अच्छा था। और लास्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। इट इज द पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना जरूरी समझूंगा। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन स्टेट, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहती है, ये बेसिकली डिजाइन की गई थी किसने, ये डिजाइन की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ताकि स्टेट कैसे अपने यहाँ रूल्स को रेगुलेट करे, ठीक है, रूल्स को चलाए। तो इसीलिए कहा गया ना, ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हाँ सर, गाइड, ताकि एक कंट्री को चलाने के लिए लॉज, पॉलिसीज, और जो हम कहते हैं ना, जो इंडिया में एक पॉवर्टी, मास पॉवर्टी, उसको रिडक्ट करने के लिए स्टेट को बाज़ाब्ता तौर एक जैसे कहते हैं ना हम अपनी भाषा में, कि एक डायरेक्शंस दी गई कि गवर्नमेंट कैसे रन करेगी। नाउ जो आगे क्वेश्चंस दिए गए, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट टू फ्रीडम क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होगा, या फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। हमने पहले भी कहा, ऐसे हुकूक जो आपको स्पीच और एक्सप्रेशन यानी बात करने का हक, एसोसिएशन बनाने का हक देगा, ठीक है, फ्रीली रिजाइड करेगा आपकी कंट्री में, दैट इज द फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक। आपका ऑक्यूपेशन चुनने का आपको अधिकार देगा। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो एक मोनार्की होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जहां पर किंग या क्वीन रूल करेगी और उसके पावर बट लिमिट करेगा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो एक रूलर चलेगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, मेंशन द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने डिस्कस
डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स और सेक्युलरिज्म, ये बेसिक फीचर्स है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ, 6 फंडामेंटल राइट्स पूछा जा सकता है, तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन राइट एंड कल्चरल एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया है। अच्छा, टायरनी ऑफ मेजोरिटी क्या होता है, जब मेजोरिटी रूल करेगी और मेजोरिटी कहती है कि अनहेल्थी सिचुएशन होती है जहां पर क्या कहती है, माइनॉरिटीज को पावर के जरिए दबाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया जाता है जहां पर कि मेजोरिटी क्या करेगी, मेजोरिटी के पावर को एक्सक्लूड किया जाता है और हर एक को राइट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट क्या है गवर्नमेंट एक रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एनफोर्सिंग सिस्टम है। वहीं पर अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसके अंडर गवर्नमेंट चलती है। तो गवर्नमेंट एक एजेंसी है, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है और स्टेट क्या है, एक एस्टैब्लिशमेंट है, याद रखिएगा सिंपली। इसी तरीके से हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्या है और पार्लियामेंट क्या होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ऑब्वियसली इस पर डिस्कस करने वाले, बट उससे पहले हम ये कहेंगे कि पार्लियामेंट का मतलब होता है, इंडियन पार्लियामेंट की अगर हम बात करेंगे तो नेशनल लेजिस्लेचर है, कानून बनाता है। इंडियन पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और इंडिया, अगर आप देखोगे आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली डिस्कस किया गया है इस पर, ठीक है, आर्टिकल 79 में। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म होता है। होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा होगा पार्लियामेंट, ठीक है, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।